दोस्तों, ये कहानी मेरी जेठानी और ससुर की है। मेरी जेठानी रोज़ रात को ससुर जी के मसाज करने कमरे में चली जाती है और मैं बाहर आवाज़ सुनती तो जेठानी की सिसकियों की आवाज़ आती थी। एक दिन जेठानी से मैंने पूछा तो उसका रंग फीका पड़ गया और मुझसे कहने लगी कि तुम यह बात किसी को ना बताना और आज रात मेरी जगह तुम मसाज करने जाना। जब मैं ससुर जी के कमरे में गई तो ससुर जी ने दरवाज़ा बंद कर लिया और जैसे ही लाइट ऑफ किया तो मेरे जिस्म से जान निकल गई, क्योंकि वहाँ तो दोस्तों मेरा नाम आरती है। जिस घर में मेरी शादी हुई थी वह बहुत ही अजीब किस्म का घराना था। ऐसे ऐसे काम होते कि समझ से बाहर थे। मेरे ससुराल में मेरी एक जेठानी और मेरे ससुर थे। जेठ बाहर देश में होते थे। मैंने उनको शादी में भी नहीं देखा था, वह आए ही नहीं। मेरे पति का नाम अमर था। दरअसल हमारी मोहब्बत की शादी थी और मेरे घर वाले राजी नहीं हुए थे, क्योंकि मेरा पति बहुत ही कमज़ोर और बीमार नज़र आता था। मेरे पापा को पूरा यकीन था कि यह नशा करता है, जबकि ऐसा नहीं था। मैं चाहती थी कि हमारी शादी सुकून और इज्जत से हो जाए, पर ऐसा नहीं हो पाया था और बात बिगड़ गई। मेरे घर वालों ने मेरे पति को कहा कि 2-3 दिन में तुम्हारे पास इसको शादी करके ले जाओ, वरना चौथे दिन हम इसकी शादी कहीं और करवा देंगे। मेरे पति ने अपने दोस्तों की मदद ली और शादी कर ली। पापा ने कहा तुम्हारे लिए आज से मेरे घर के दरवाजे बंद हैं। मैं हैरान तब हुई जब अमर के पापा भी शादी में खुशी खुशी आ गए। वह बिल्कुल भी नाराज़ नहीं लग रहे थे और कहते हैं कि मोहब्बत करना गुनाह नहीं है। मेरी शादी पर ही मैं अपनी जेठानी से मिली। उसने मुझे तसल्ली दी और कहा कि सब ठीक हो जाएगा, तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना। अब मेरा पति दिन रात मेहनत करने लगा, क्योंकि अब हमें पैसों की बहुत ज़रूरत थी। वह सुबह काम पर जाता तो रात को ही वापस आता। ऐसे में घर में सिर्फ मैं और मेरी जेठानी ही रहती थी। एक दिन मैंने कुछ बहुत ही अजीब देखा। रात होते ही मेरी जेठानी सारा काम ख़त्म करने के बाद मेरे ससुर के कमरे में जा रही थी। उसके हाथ में तेल की एक कटोरी थी। यह मंजर देखकर मैं हैरान हो गई। तभी वो डर गई और उसके बाद उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं हैरान रह गई कि भला इस वक्त तो उसका अंदर क्या काम है और यह तेल लेकर अंदर क्यों जा रही है। कुछ देर में खड़ी रही कि शायद तेल देने गई होगी और दरवाज़ा गलती से बंद हो गया होगा। 10-15 मिनट गुजर गए, जेठानी वापस नहीं आई। थोड़ी देर बाद मेरे पति आ गए। मैंने उसके लिए रात का खाना गर्म किया, फिर हमने साथ बैठकर खाना खाया। थोड़ी देर बाद उसने मुझे चाय बनाने को कह दिया। मैं चाय बनाने के लिए दोबारा किचन में गई। तब भी मैंने देखा कि जेठानी अपने कमरे में नहीं थी और ससुर के कमरे की लाइट भी ऑफ थी। इसका मतलब वह सो चुके थे। फिर मैं चाय बनाकर वापस आ गई तो बर्तन रखने के लिए जब दोबारा आए तब भी मैंने देखा यह सिलसिला जारी था। मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। मैं अपने कमरे में आ गई। सुबह मैंने अपनी जेठानी, जिसका नाम सविता था, मैंने उससे पूछना चाहा, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। अगले दिन फिर से यही होने लगा। वह फिर रात होते ही सारे काम ख़त्म करती और जब उसको लगा कि अब सारे घर वाले सो गए हैं तो वह तेल लेकर ससुर के कमरे में चली गई। मैं देर तक जागती थी, क्योंकि अमर देर से घर आते थे। दरवाज़ा बंद होने वाली बात ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था। मैं धीरे धीरे चलती हुई कमरे के पास गई। मेरे कदम बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और कान ज़रूरत से भी ज़्यादा खुले हुए थे। छोटे मोटे चोर की आवाज़ भर भी मेरी आंखें इधर उधर देखना शुरू कर देती थी। लेकिन फिर मैंने ऐसे आवाज़ सुनी जिनको सुनकर मैं हैरान रह गई। कमरे से सविता की हल्की हल्की रोने की आवाज़ आ रही थी। मैंने अपने कानों को हाथ लगा लिया। मैं पूरी तरह हैरान रह गई। क्या हो रहा है? पहले मुझे लगा कि वह मेरा वहम है, लेकिन बाकायदा आवाज़ सुनी और अब तो मैं पूरा यकीन के साथ यह बात कह सकती थी कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें कुछ तो गलत है। मैंने दरवाजे पर नॉक किया। लाइट ऑन हो गई, लेकिन फिर मैं डर गई। ऐसा लगा जैसे कोई बाहर आ रहा है।
मैं वापस अपने कमरे में आ गई। सोचा अमर से बात करूंगी, लेकिन अमर सोने के मूड में थे। मुझे कुछ भी कहने से रोक दिया। अगले दिन सविता से ही बात करने के बारे में सोचा। वह मेरे सामने बैठी सब्जी काट रही थी और मैं बर्तन धो रही थी। मैंने कहा कि रात को तुम ससुर जी के कमरे में क्या करने गई थी? तुम्हारे हाथ में तेल का कटोरा था और तुमने दरवाज़ा बंद कर दिया। तो वह हैरान ही रह गई। उसको मुझसे इस तरह की बात करने की उम्मीद नहीं थी। जेठानी कहने लगी कि उनके पाँव में दर्द था तो मैं उनके पैरों पर तेल लगाने के लिए गई थी। मैंने कहा चलो मान लिया कि तेल लगाने के लिए गई थी, लेकिन दरवाज़ा बंद करने की क्या ज़रूरत थी? तो तुम तो अंदर जाकर बैठ गई थी। मैं तो 3 बार चक्कर लगाई तो मैंने देखा कि तुम अपने कमरे में थी ही नहीं। सविता ने मुझसे झूठ बोल दिया कि वह वॉशरूम में थी, इसलिए तुमको दिखाई नहीं दी होगी। वह मुझसे नज़र नहीं मिला पा रही थी। मुझसे कहने लगी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। फिर वह अपने काम में बिजी हो गई। मैंने कहा कि क्या हुआ था तुम्हारी तबीयत को? तब वह झुंझला कर बोली, क्यों तुम इतनी सी बात को बढ़ावा दे रही हो? छोड़ो यह सब बातें, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। लेकिन मुझे जो अंदाज़ा लगाना था वो मैंने लगा लिया। मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त, जब मैंने उसको यह सब कुछ बताया तो उसने इस बात को सुनकर अपने कानों को हाथ लगाकर बोली कि पागल तो नहीं हो गई तुम? ज़रूर दाल में कुछ काला है, तुम्हें पता लगाना चाहिए। मेरी जेठानी भी बड़ी अजीब तरह की औरत थी। चुप चुप रहती थी और बहुत ही ढीले ढीले कपड़े पहनती थी। कोई गड़बड़ ज़रूर थी। लेकिन हमारे घर में एक रिश्तेदार आई थी। उसे बातों बातों में मैंने पूछा तो उसने कहा कि तुम्हारा पति भी शादी से पहले बाहर के देश जाना चाहता था, लेकिन उसके बाप ने जाने नहीं दिया। मैंने कहा कि मेरा पति बाहर नहीं जाए तो अच्छा है, मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। उन्होंने कहा कि हाँ, सविता का भी तो पति बाहर होता है, बेचारी कितनी उदास होती है। मैंने कहा कि नहीं, उदास तो नहीं होती, बिल्कुल नॉर्मल रहती है, तैयार भी होती है, हाथों में चूड़ियाँ भी पहनती है। तो कहने लगे कि नहीं, ऐसा तो हमने नहीं देखा उसे, बड़ा ही उदास देखा है, वैसे भी वह बहुत खूबसूरत है। मैंने कहा खूबसूरत तो बहुत है, ऐसे में पति पास ना हो तो इंसान तैयार होकर किसको दिखाता है? लेकिन उसका दिल करता हो कि वह तैयार होना चाहिए, यह अच्छी बात है। इंसान को अपने लिए भी तैयार होना चाहिए। सिर्फ पति के लिए औरत क्यों तैयार हो, वह अपने लिए भी तैयार हो सकती है, ताकि अपने आप को खूबसूरत देखकर उसको खुशी मिल सके। सविता को देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता था कि उसका पति बाहर है। ना उस घर में मेरे जेठ की कोई बात होती थी, ना ही उसका कोई नाम लेता था, ना मैंने उसकी कोई तस्वीर देखी थी। जेठानी को भी कभी अपने पति से फ़ोन पर बातें करते हुए नहीं देखा था। अगर पति बाहर था तो फ़ोन तो करता ही होगा। और यहाँ तक कि मेरे ससुर यह भी नहीं कहते थे कि मेरा बेटा बाहर है। एक बार हम सब खाना खा रहे थे तो मेरे ससुर ने कहा, एक ही बेटा है और यह सब कुछ उसी का ही है। मैंने कहा कि पापा, आपका एक और बेटा भी तो है। कहने लगे हाँ, एक और बेटा भी है। गलती हो गई मुझसे, बाप थोड़ी ना बच्चों को भूल सकता है। मैं तो मजाक कर रहा था। उनके अजीब से मजाक पर मैं हैरान हो गई। भला यह किस तरह का मजाक था? मेरे पति ने भी अजीब सा चेहरा बना लिया और सविता भी इधर उधर देखने लगी। ऐसा लगा कि यह तीनों ही मुझसे कोई बात छुपा रहे हैं। लेकिन मेरी जेठानी को वही रूटीन थी। मैंने फिर उससे सवाल किया तो कहने लगी, पापा जी को टांगों में दर्द होता है, जब तक उनकी टांगें ना दबाओ उनकी नींद नहीं आती। लेकिन मैं यह सोच रही थी कि जब वह सो जाते तो यह वापस क्यों नहीं आती, कमरे के अंदर ही क्यों रहती है, क्या सारी रात टांगें दबाती रहती है? ना जाने कितने सवाल मेरे दिमाग में वैसे ही घूम रहे थे। ऐसी ऐसी बातें दिमाग में आ रही थी जो मैं सोचना भी नहीं चाहती थी। उस दिन तो कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई। उस दिन मैं अपनी जेठानी के कमरे में बिना नॉक किए अंदर चली गई। वह मुझे देखकर बुरी तरह चौंक गई, लेकिन उससे ज़्यादा तो मैं चौंक गई। मैंने कहा कि आप तो माँ बनने वाली हैं और आपने मुझे बताया ही नहीं।
वह पहले तो बहुत घबरा गई, फिर खुद को संभाल कर बोली, हमारे ख़ानदान में यह सब नहीं बताया जाता। जब तक 7 महीने नहीं हो जाते तब तक किसी को भी यह बात नहीं बताई जाती। कहते हैं कि नज़र लग जाती है, इसलिए नहीं बताया। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हो रही थी। सविता का पेट देखकर लग रहा था जैसे 6वां-7वां महीना हो, और मुझे पता भी नहीं चला, क्योंकि मेरी जेठानी बहुत खुले कपड़े पहना करती थी। पर अब उसको देखकर लगता था कि उसका 7वां महीना चल रहा है। इसका मतलब कि 7 महीने पहले मेरे जेठ आए थे, लेकिन फिर भी कोई इस घर में उसका नाम नहीं लेता था। क्या इनकी उसके साथ कोई दुश्मनी थी, या यह उसको पसंद नहीं करते थे? इस घर में रहते हुए मुझे भी 2 महीने होने वाले थे। वह भी उनके लिए कुछ नहीं भेजता था। ना कभी कोई मनी ऑर्डर आया, ना ही कोई पार्सल। फिर मैंने सोचा कि एक तो मेरी जेठानी की यह हालत है, उनको उसका एहसास करना चाहिए। ऐसे में औरतों को आराम की ज़रूरत होती है। एक दिन हम सब खाना खा रहे थे, तो मैंने अपनी जेठानी से कहा कि मैंने आपके लिए चाट बनाई है। ऐसे हालात में तो आपको चाट खाने को दिल करता होगा। मेरी बात सुनकर जेठानी के गले में जो खाना था वह उसकी हलक में अटक गया, और ससुर ने भी उसको हैरान होकर देखा। वह सबके सामने कहने लगी, आरती, यह तुम क्या कह रही हो? हालत से तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने कहा, आप पेट से हैं ना, इसलिए कह रही थी। तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें किसने कह दिया कि मैं पेट से हूँ? जबकि मेरे पति ही मुझसे मिलने के लिए नहीं आए हैं। मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई कि कैसे मेरी जेठानी साफ झूठ बोल रही थी। मेरे ससुर के चेहरे का रंग फीका पड़ गया था। फिर वह कहने लगी, आरती, तुम्हें गलतफहमी हो गई है। हमारे घर में अभी कोई खुशखबरी नहीं है। यह खुशखबरी तो हमें तुम्हारी ही तरफ से मिलेगी। मैं हैरानी से सब लोगों का मुंह देख रही थी। मुझे पूरा यकीन था कि सविता पेट से है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। सविता की उम्र ज़्यादा नहीं थी, यही कोई 30 से 32 साल की उम्र ही होगी। देखने में भी ठीक ठाक ही थी, लेकिन बस हमेशा खामोश और उदास रहती थी। मेरे ससुर बोले, सविता, तुम्हें अपनी मम्मी के घर जाना था ना, तो चलो तैयार हो जाओ, तुम्हें वहाँ छोड़ दूँ। मेरे जेठ तो घर पर रहते नहीं थे, इसलिए सविता भाभी को कहीं जाना होता तो मेरे ससुर ही ले जाते थे। मेरे ससुर की बात सुनकर मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मेरी जेठानी डर गई हो। वह मेरी तरफ डरी हुई नज़रों से देखने लगी। मैं समझ गई थी ज़रूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, और मैंने दिल में पक्का इरादा कर लिया कि मैं इस रात को जानकर ही रहूँगी कि आखिर यह सब क्या चल रहा है। मेरे ससुर सविता को लेकर चले गए। अमर अपना नाश्ता ख़त्म करके ऑफिस के लिए निकल गए। मैं घर में अकेली रह गई थी, इसलिए बोर भी बहुत हो रही थी। हमारे घर में कोई भी नहीं आता था। हमारा घर भी ऐसी जगह पर बना हुआ था जहाँ पर बहुत कम आबादी थी। शाम को जब सविता घर आई तो मैं उसे देखकर हैरान हो गई। उसकी आंखें देखकर लग रहा था कि जैसे वह बहुत रोई है। उसके गाल पर एक चोट का निशान भी था। मैंने पूछा तो कहने लगी, मैं रिक्शे से गिर गई थी, इसलिए यह चोट आई है। लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव से ही पता लग रहा था कि वह झूठ बोल रही है। वह मुझसे नज़रें चुरा रही थी। मैंने भी ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए। मैंने कहा, आप कमरे में जाकर आराम करो, बाकी सारा काम मैं देख लूँगी। मैंने सविता को हल्दी वाला दूध दिया और उसे कमरे में भेज दिया। आज मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि मैं सच्चाई जान कर रहूँगी। सविता जब अपने कमरे में चली गई और थोड़ी देर बाद मुझे यकीन हो गया कि सविता सो चुकी है, तो मैंने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। आज सविता की जगह मैं तेल की कटोरी लेकर अपने ससुर के कमरे में जाने वाली थी। इसके अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं था कि मैं सच जान पाती। डर भी लग रहा था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन अब जब मैंने सोच लिया तो पीछे हटने वाली नहीं थी। मैंने अपनी जेठानी के कपड़े पहने, हाथ में तेल की कटोरी ली और अपने ससुर के कमरे की तरफ चल दी। धड़कते दिल के साथ मैंने दरवाज़ा खोला। कमरे में हल्की रोशनी थी। कमरे में जाने के बाद मैंने दरवाज़ा बंद करने का नाटक किया था,
क्योंकि सविता भी अंदर जाने के बाद दरवाज़ा बंद कर लेती थी। हालांकि दरवाज़ा मैंने हल्का सा खुला छोड़ दिया था। मैं धीरे धीरे चलते हुए अपने ससुर की बेड के पास आ गई। अभी बेड के पास आई थी कि मेरे ससुर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। इतना कस के मेरा हाथ पकड़ा कि मेरी सिसकियां निकल गई, लेकिन मैंने खुद को रोक कर रखा। अगर अभी सब कुछ सामने आ जाता तो मैं सच्चाई नहीं जान पाती। मेरे ससुर मेरा हाथ मरोड़ कर बोले, सविता खबरदार, जो तुमने अपने मुंह से कुछ भी कहा। अगर इस घर में रहना चाहती हो तो अपना मुंह बंद करके रखो। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरी बीवी हो। अगर किसी को भी पता चला कि तुम मेरी बीवी हो और तुम्हारे पेट में पलने वाला बच्चा मेरा है, तो दोपहर को जो तुम्हारा हाल किया था उससे भी बुरा हाल करूँगा। यह कहकर मेरे ससुर ने मुझे ज़ोर से बेड पर गिरा दिया। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरे ससुर बहुत ही सुकून से पानी का गिलास मुंह से लगा चुके थे और मेरे पास यही एक मौका था यहाँ से भाग जाने का। मैं बिजली की तेज़ी से कमरे से निकल गई। पीछे से मेरे ससुर सविता सविता चिल्ला रहे थे। मैं भागती हुई सीधा अपने कमरे में आ गई थी। अमर सो रहे थे। मैं अमर के सोने के बाद ही अपने ससुर के कमरे में गई थी। अपने ससुर का यह रूप देखकर मैं तो कांप गई थी। ऊपर से इतना शरीफ दिखने वाला इंसान अंदर से इतना गिरा हुआ था। घर में जो कुछ भी हो रहा था बहुत गलत हो रहा था। मतलब जिसे मैं अपनी जेठानी समझ रही थी वह तो मेरी सास थी। दोनों की उम्र में बहुत अंतर था, लेकिन जो कुछ भी हो सविता थी तो मेरी सास ही, और उन पर जो अत्याचार हो रहा था मैं अपनी आंखों से नहीं देख सकती थी। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए, मैंने अपने मन में सोचा और अमर को झिझोरते हुए उठाया। अमर उठकर बैठे। वह हैरत से मेरी तरफ देखने लगे। क्या हुआ आरती, तुम इतना परेशान क्यों हो? मैं कुछ नहीं बोली, बस मैंने अमर का हाथ पकड़ा और अपनी सास के कमरे में आ गई। मेरी सास सविता अभी भी सो रही थी। शायद दोपहर के अत्याचार का असर था जो उनकी आंख नहीं खुली थी। मैंने अपनी सास को उठाया और उनका हाथ पकड़कर अपने ससुर के कमरे में ले आई। अमर और मेरी सास मुझे हैरत से देख रहे थे। दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं यह सब क्यों कर रही हूँ। ससुर के कमरे में पहुंचकर मैंने लाइट लगा दी। हम तीनों को कमरे में देखकर मेरे ससुर हक्का बक्का रह गए। फिर खुद को संभालते हुए बोले, क्या बात है, तुम तीनों मेरे कमरे में अचानक कैसे? अमर और मेरी सास मेरा मुंह देखने लगी, क्योंकि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था। फिर मैंने गुस्से से कहा, पापा जी आप ड्रामा करना बंद कीजिए। आपकी हकीकत मुझे पता चल चुकी है। मैं तो आपको बहुत ही अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन आप इतने गिरे हुए इंसान निकलोगे मैं नहीं जानती थी। मेरी बात सुनकर मेरे ससुर हड़बड़ा गए। कहने लगे, बेटा यह कैसी बातें कर रही हो? आखिर तुम्हें हो क्या गया है? मैंने क्या कर दिया? मैंने अपनी सास को आगे कर दिया। मैंने कहा, बताइए क्या रिश्ता है इनसे आपका? मेरे ससुर बोले, यह तुम्हारी। अपने ससुर की बात को बीच में काटते हुए मैं बोली, यह मेरी सास। मेरी बात सुनकर अमर मेरी सास और मेरे ससुर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। वो एकदम से मेरे ससुर के पैरों में बैठ गई और रोते हुए बोली, मुझसे कुछ मत कहना। मैंने आरती को कुछ नहीं बताया। पता नहीं इसे कैसे पता चल गया। मैंने अपनी सास को कंधों से पकड़कर उठाया और बोली, मुझे उन्होंने कुछ नहीं बताया। आज शाम को इनके जगह मैं ही आपके कमरे में तेल की कटोरी लेकर आई थी। आप अपनी पत्नी पर इतना अत्याचार कैसे कर सकते हैं? एक तो वह पेट से है, ऊपर से आप उन पर हाथ उठाते हैं। देर रात तक उनसे अपने पैरों की मालिश भी करवाते हैं, बल्कि उन्हें तो ऐसे टाइम पर आराम की और आपकी सेवा की ज़रूरत है। और तुम सब ने मुझे धोखे में रखा। मुझे सच सच बताओ, तुमने मुझसे सच्चाई क्यों छुपाई? अमर ने मुझे बताते हुए कहा, आरती आराम से बैठो, पानी पियो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। अब तो तुम्हें सब कुछ पता ही चल गया है। सविता हमारे घर में काम करती थी। उस समय मेरी माँ जिंदा थी। वह सविता से बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करती थी। सविता भी मेरी माँ की बहुत इज्जत करती थी।
मेरी माँ बीमार रहने लगी थी। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला मेरी माँ को कैंसर है और आखिरी स्टेप पर है। सविता मेरी माँ की बहुत सेवा करती थी। एक दिन मैंने देखा कि आंखें सूजी हुई थी। जब उससे पूछा तो उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन बहुत जोर देने पर सविता रोने लगी और बताया कि मालकिन ने मेरे साथ। सविता की बात सुनकर मेरी माँ को सदमा लग गया। जिंदगी तो उनकी वैसे भी बहुत कम रह गई थी, लेकिन यह सदमा उसी समय उनकी जान ले गया। लेकिन मरने से पहले मेरी माँ ने पापा को बुलाया था और कहा था कि मरने के बाद भी मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। पापा बहुत रोए थे, गिड़गिड़ाए थे और अपनी गलती की माफ़ी मांगी थी, लेकिन माँ उन्हें माफ़ नहीं कर रही थी। लास्ट में माँ ने उन्हें इस शर्त पर माफ़ किया कि मेरे मरने के बाद सविता से शादी कर लेना। पापा ने मेरी माँ से वादा किया था कि वह सविता से शादी कर लेंगे। बस तुम मुझे माफ़ कर दो। मेरी माँ ने पापा को माफ़ कर दिया और फिर वह इस दुनिया से चली गई। माँ के मरने के बाद पापा ने सविता से शादी कर ली, लेकिन पापा सविता को वह मान सम्मान और प्यार नहीं दे पाए जो एक पत्नी का हक होता है। पापा ने छुपकर सविता से शादी की थी। किसी को नहीं पता था कि सविता मेरी माँ है। पापा बहुत ही इज्जत वाले आदमी थे। सबकी नज़रों में पापा की बहुत इज्जत थी और वह नहीं चाहती थी कि लोगों को पता चले कि उन्होंने एक नौकरानी से शादी की है। माँ के मरने के बाद हमारे घर में कोई नहीं आता था। उस दिन जो एक औरत आई थी वह भी पापा की भेजी हुई औरत थी और उसने कुछ इस तरह से बातें की थी कि तुम्हें पक्का यकीन हो जाए कि सविता तुम्हारी जेठानी है। सब कुछ सुनने के बाद मैं पापा की तरफ मुड़ी तो वह सर झुकाए बैठे थे, आंखों में भी आंसू थे। मैं पापा के पैरों में बैठ गई और बोली, पापा एक बार आपने जो गलती की थी हो सकता है वह अनजाने में की हो, लेकिन अब आप बार बार गलती कर रहे हैं और जानबूझकर कर रहे हैं। आपको पता है आपके ऐसा करने से मम्मी जी की आत्मा को कितना दुख होता होगा। उन्होंने सविता को अपनी बहन समझा था और आप उसे इतना दुख देते हैं, तो फिर मम्मी जी की आत्मा खुश कैसे रहती होगी। जो रिश्ता मम्मी जी ने मरने से पहले जोड़ा था उसे पूरे सच्चे दिल से निभाएं। इसी में आपकी खुशी है, मम्मी जी की खुशी है और सविता की भी खुशी है। अब तो आपके घर एक नया मेहमान भी आने वाला है। कल वह जब दुनिया में आएगा तो किसे अपना बाप कहेगा। कम से कम उस नन्हे मेहमान की खातिर सविता को सच्चे दिल से अपना लीजिए। दुनिया की परवाह करना छोड़ दे कि दुनिया क्या कहेगी। पापा जी ने मेरी तरफ देखा, उनकी आंखों में आंसू थे, शायद पश्चाताप के आंसू थे। आरती, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं डर में जी रहा था कि जब लोगों को पता चलेगा कि मैंने एक नौकरानी से शादी की है तो मेरी इज्जत का क्या होगा। लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई है। मैंने अपनी पत्नी से किए गए वादे को तो निभाया, लेकिन सच्चे दिल से नहीं। तो फिर मैंने यह कैसे सोच लिया कि मेरी पत्नी मुझे माफ़ कर देगी। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, जो तुमने मुझे यह रोशनी दिखाई। फिर उन्होंने सविता का हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठाया और उसके पैरों में बैठकर उससे माफ़ी मांगने लगे। सविता, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैंने आज तक तुम्हें न जाने कितनी तकलीफ़ दी है, लेकिन तुमने अपने मुंह से उफ तक नहीं किया। तुम बहुत महान हो। प्लीज़ एक महानता और कर दो कि मुझे माफ़ कर दो। सविता एकदम उठ खड़ी हुई और मेरे ससुर के हाथ पकड़ लिए और रोते हुए बोली, प्लीज़ ऐसा ना कहें, आप तो मेरे पति परमेश्वर हैं। मुझसे माफ़ी मांगते हुए आप अच्छे थोड़ी लगते हैं। आपने मुझे सच्चे दिल से अपना लिया है, यही मेरे लिए सब कुछ है। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। मैं भी बहुत खुश थी। अमर बहुत ही प्यार से मुझे देख रहे थे कि आज मैंने सब कुछ सुलझा दिया था। अब घर में कोई परेशानी और तकलीफ नहीं थी। कुछ ही दिनों बाद सविता ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। पूरे घर में खुशियां फैल गई थी। मेरे ससुर तो बहुत ही खुश थे। उस नन्ही सी बच्ची को गोद में उठाकर ऐसे उछल रहे थे जैसे अभी भी उनकी शादी हुई हो और यह उनका पहला बच्चा हो। मेरी सास ने मुझे गले से लगाकर मुझे खूब सारा प्यार किया था
कहने लगी, आज तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे को बाप का प्यार और मुझे पति का प्यार मिला है। मैं तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज हमारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं और अमर भी बहुत खुश है। और सविता और मेरे ससुर का तो कहना ही क्या, उनकी ज़िंदगी को तो जैसे एक नया मकसद मिल गया हो। तो दोस्तों, आरती ने सही किया या गलत, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।